नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन का उपयोग अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करना राज्यपाल का विशेषाधिकार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के प्रावधान के तहत प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रारूप एच तथा प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को किया समाप्त। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट जारी। कल कोरोना संक्रमण के 392 नए मामले सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन का उपयोग अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री ने 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। मानेसर में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य बाजार तक उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित कर किसानों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि की दिशा में ये एक नया अध्याय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये नई शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इससे असीम संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। गरुड़ एरोस्पेस की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कंपनी ने अगले 2 वर्ष में 2 लाख स्वदेश में निर्मित ड्रोन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में युवाओं को रोजगार देने और निजी क्षेत्र की मजबूती के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कई नीतिगत फैसलों और इस साल के बजट में प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई है। इस समय जमीन के मानचित्रण, दवाओं और टीकों की आपूर्ति तथा खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव सहित कई अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि संविधान ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि विश्वविद्यालय राजनीति करने की जगह न बने और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे। राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षा में सुधार हो और छात्रों को बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए विश्वविद्यालय में कुलपति किसे नियुक्त करना है, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। विश्वविद्यालय मतलब इसमें विश्व के भी विद्यालय या कहीं से भी देश भर से इन विश्वविद्यालय में
एडमिशन लेकर आते हैं। और दूसरी बात है कि इसके सभी देश के सारे विश्वविद्यालय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है और जिसकी जिम्मेदारी होती, जिसको संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि इनकी नियुक्ति करना और जो भी गतिविधि है विश्वविद्यालय का, तमाम सारी चीज़ों का राज्यपाल को बनाया। ये इसलिए बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता बना रहे, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का अच्छा भविष्य बने, उसमें शिक्षा में सुधार हो, ताकि वो राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बन सके। इसलिए तो राज्यपाल को ये दायित्व दिया गया। गौरतलब है कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीते बुधवार को इस संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। साथ ही गुरुवार को प्रदर्शन भी किया था। राज्य सरकार ने व्यापार और नागरिकों के हित में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के प्रावधान के तहत प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रारूप H तथा प्रारूप J के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इन दोनों प्रारूपों को समाप्त करने और विद्युत वार्षिक विवरण संबंधी प्रारूप नियमों के सरलीकरण से विद्युत शुल्क की वसूली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से फैक्ट्रियों के लिए वार्षिक विद्युत विवरण जमा करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिसके चलते अनुपालन भार में कमी आएगी और विद्युत संबंधी जानकारी तथा वसूली भी प्रभावित नहीं होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2022 का भी अनुमोदन किया गया है। थोड़ा व्यापक संशोधन किया गया है। ये जो भू सर्वेक्षण का काम है, जो धारणाधिकार को भू अभिलेख का काम है, जो संधारण, नामांतरण, बंटवारा जैसे जो प्रक्रियाएं हैं, उसको डिजिटलाइज करने के लिए आजकल का जो आधुनिक युग है, डिजिटल में अपन को करना है, तो उसमें और औद्योगिक पार्क में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन नई नई जितनी भी हम लोगों ने योजनाएं लागू की हैं, उन सारी योजनाओं के लिए जो लैंड रेवेन्यू कोड में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि परमिशन फिर कौन देगा, फिर कलेक्टर के कुछ अधिकार को हम लोगों ने वृक्ष कटाई के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को दिया हुआ है, तो वो सब लैंड रेवेन्यू कोड में उन बातों को शामिल करने के लिए ये भू राजस्व संहिता में भी आज संशोधन की अनुमति दी गई। श्री चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 175 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 36,28,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.21% हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 3,73,74,000 से अधिक कोरोना संक्रमण से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,07,78,000 से अधिक मरीजों को टीके की पहली डोज और 1,62,46,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 3,49,226 लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 392 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक प्रदेश में 11,48,600 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 11,30,816 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,856 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की मौत भी हुई। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कहा कि आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान कैसा होगा, इसे परिलक्षित करते हुए बजट को मजबूत बनाया गया है। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चंदेल ने कहा कि ये बजट भारत को स्वावलंबी बनाने और किसानों को मजबूत करने वाला बजट है।
उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय निधि से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42-43% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ को इस साल 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी रखा गया है। विधायक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो में मुफ्त में अनाज दे रही है। इसमें भी छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार अनियमितता बरत रही है। बस्तर जिले के आसना गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विचार प्रचार अभियान का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय ब्यूरो कार्यालय जगदलपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आजादी के आंदोलन में शहीद हुए वीर सपूतों को याद करने के साथ साथ देशभक्ति गीत और नृत्य का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा लोक कला मंडली नगरनार के द्वारा स्थानीय भाषा में प्रहसन और नृत्य तथा गीत संगीत का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष अनीता पोयाम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों को याद करने के साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान दूरदर्शन समाचार से बातचीत में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र दिवांगन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। साथ ही 15 से 18 आयु समूह के किशोरों को वैक्सीन लगाने की अपील भी की। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण और सामान्य नागरिक उपस्थित हैं। मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो सभी 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो है स्कूल का वैक्सीनेशन है उसे 100% लगवाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सद्भावना रैली भी निकाली गई। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोखले ने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गोखले पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संपर्क में रहते थे और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा एडमंड बर्क जैसे सिद्धांतकारों के प्रशंसक थे। गोखले महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों से भी काफी प्रभावित थे। 22 साल की उम्र में गोखले प्रमुख राजनीतिक संगठन सार्वजनिक सभा के सचिव बने। 29 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष वे बॉम्बे विश्वविद्यालय के सेनेट के लिए चुने गए। गोखले पूना नगर पालिका के सदस्य थे और उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन में प्रभावी ढंग से सुधार किए गए और इसे लोकतांत्रिक बनाया गया था। 1899 में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए और 1902 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित हुए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कार्य में निपुणता के कारण वे सबसे प्रतिष्ठित सदस्य माने जाते थे। वर्ष 1905 में गोखले अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संस्था थी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने उन्हें विशेष मिशन पर इंग्लैंड भेजा था। 1912 में जब गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तो वो गांधी जी से मिले, जहां गांधी जी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। गोखले ने गांधी जी को भारतीयों के मुद्दों को जानने और समझने में मदद की। महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।